फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। ठीक है, मतलब जर्नल इंक्रीज होता है हमारे प्राइस लेवल में, तो वो क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। जो इन्फ्लेशन होता है ना भाई, हमें पता है कोई भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। इन्फ्लेशन सही भी कह सकते हो और नहीं भी कह सकते, क्योंकि जो इन्फ्लेशन होता है ना वो हमारी जो ग्रोथ होती है उसमें एक हर्डल क्रिएट करके चलता है। क्या होता है कि जो भी इनपुट्स होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जो पैसे की जो वैल्यू होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो यही बता रखा है कि जो इन्फ्लेशन है उसके क्या क्या इंडिकेटर है। तो तीन इंडिकेटर होते हैं जो इन्फ्लेशन के लिए यूज होते हैं। एक टाइप से कह दो, अगर हमें इन्फ्लेशन को मेजर करना है तो हम उन्हीं का यूज करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर। तो पहले बात आती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब WPI। पता है क्या होता है? पहले तो हम भाई पुराने टाइम में तो सिर्फ हम WPI का यूज करते थे इन्फ्लेशन वगैरह को मेजर करने में, लेकिन बाद में हम फोकस करने लगे थे CPI पर। अब दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारे देश में हम महंगाई को नापते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस होता है कि जो WPI होता है ना वो सिर्फ गुड्स के बेस पर महंगाई बताता है, जबकि CPI होता है वो हमें सिर्फ गुड्स भी और सर्विस दोनों चीज़ें इंक्लूड करके चलता है। और ये थोड़ी बुक पुरानी है तो इसमें थोड़ा डाटा गलत दिया हुआ है कि जो WPI होता है ना उसमें वीकली बेसिस पे नहीं, अब तो मंथली बेसिस पे ही हमें डाटा पता चलता है कि इस महीने में कितने महंगा रहेगी, क्योंकि इस महीने का हमें अगले महीने पता चलता है, अगले महीने का हमें अगले महीने में। तो इस तरह से ये डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो मंथली हम कैलकुलेट करते हैं, जो WPI होता है उसका बेस ईयर हमारा 2011-12 है। ठीक है, जबकि जो हमारा CPI होता है उसका बेस ईयर सिर्फ 2012 है। जो WPI होता है उसमें टोटल 697 आर्टिकल्स है, 697 सॉरी 697 चीज़ों को इंक्लूड करके चलते हैं, कमोडिटीज़ को, जिसमें तीन सेक्टर में बांटते हैं, प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर। प्राइमरी में तो आते हैं हमारे जैसे 117, फ्यूल एंड पावर में 16 और मैन्युफैक्चर में 564। ठीक है, और ये हमारा ऑफिस इकोनॉमिक एडवाइजर इसको पब्लिश करता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत। जबकि जो CPI होता है उसमें रूरल में 448, अर्बन में 460 आर्टिकल्स होते हैं कंबाइंड फॉर्म में, और ये NSO के द्वारा पब्लिश किया जाता है मौसमी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से हम महंगाई वगैरह को नापते हैं, और क्योंकि जो हमारी सरकार होती है वो फिक्स करके चलती है। जैसे अभी जो RBI है उसने 4% रेट फिक्स कर रखे कि भाई 4% +2 -2 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा जाता है तो वो सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, एट प्रेजेंट तो अभी थोड़ा कम हुआ है इन्फ्लेशन, नहीं तो जैसे पूरा फाइनेंशियल ईयर चला गया हमारा 2022, उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई रही है, 6% से भी ज़्यादा रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाती है। अब बात आती है GDP डिफ्लेटर की। GDP डिफ्लेटर वो होता है जो एक रिलेशन बताता है हमें करंट प्राइसेस पे GDP और कांस्टेंट प्राइसेस पे GDP के बीच में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहा है इन्फ्लेशन का, भाई फर्स्ट जब प्लान आया था तब कितना इन्फ्लेशन, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से दिखा रखा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन के ऊपर क्या कह सकते हो, अभी फाइनेंशियल ईयर में हमारे 2022 में कितनी ज़्यादा सिचुएशन रही है। ठीक है, अब बात आती है भाई इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्या काजेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि जब डिमांड और सप्लाई में मिसमैच क्रिएट हो जाता है, इंक्रीज हो जाए मनी सप्लाई। ठीक है, तो कहता है कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इससे और ना जो हमारी भाई पैसे तो बढ़ गए लेकिन जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो उतनी है, तो क्या होगा? इससे भी इन्फ्लेशन आएगा। अब चीज़ लगा लो 2 खरीदने वाले 5 है तो वो कहेगा मैं 500 दूंगा, वो कहेगा मैं 1000 दूंगा, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उस चीज़ की मतलब कीमत है वो बढ़ेगी, क्योंकि चीज़ें लिमिटेड है जबकि पैसा ज़्यादा है। डिफिशिट फाइनेंसिंग, मतलब जब सरकार बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट कर दे तो वो भी ऐसा हुआ था एक बार कि सरकार ने बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट कर दिए थे, लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया था कि मतलब एक एक बोरी जैसे अनाज के लिए भी लोग एक एक कट्टा पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उस भाई जब जितना सामान है नहीं, जितनी हमारी इकोनॉमी की क्षमता है नहीं, उससे ज़्यादा नोट का करोगे क्या। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी बेकार होती है, इन्फ्लेशन को प्रोमोट करती है। राइज इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन लगा लो सप्लाई उतनी है तो क्या होगा? फिर से प्राइस बढ़ेंगे। पीरियोडिक फॉल इन प्रोडक्शन, जैसे भाई प्रोडक्शन में गिरावट आई, वही है सप्लाई में जब कमी आती है तो प्राइस बढ़ते हैं। वेजेस बढ़े, अब बताओ भाई प्राइस बढ़ेंगे तो वेजेस बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगे तो भाई जो भी चीज़ें हैं उनकी प्राइस बढ़ेंगी, क्यों? क्योंकि वो भी तो डिमांड कर रहे हैं। और नॉर्मल सी बात है, वेजेस बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि वो किसी कंपनी में तो काम कर रहे होंगे भाई कहीं पर, तो उनके इनपुट्स की जो भी कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगी, क्योंकि वेजेस जो हमारा लेबर होता है वो भी एक इनपुट कॉस्ट ही तो होती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस जैसे भाई रेलवे के चार्जेस, पोस्टल चार्जेस, ये भी बढ़ते हैं तो मतलब महंगाई आ रही है। इन्फ्लेशन अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब दूसरे देशों में जो भी इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन अक्रॉस द बॉर्डर हैज इम्पैक्ट प्राइस लेवल इन द डोमेन, जैसे दूसरे देशों में महंगाई है वो भी हमारे देश में जो भी प्राइस लेवल है उसको अफेक्ट करके
चलता है, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी होती है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये किस पर लगता है? ये हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उसी पर तो लगता है, तो इसमें भी इंक्रीज आता है। क्रेडिट एक्सपेंशन, क्रेडिट मतलब अब नॉर्मल सी बात है, अब लोगों के पास पैसा है नहीं हो लगा लो तो क्या करते हैं, वो सीधा बैंक से पैसा लेने जाते हैं। ठीक है, तो बैंक से पैसा लेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट का भी तो एक्सपेंशन होगा, क्योंकि उनको अपनी डिमांडें पूरी करनी है। ठीक है, फिर रहता है ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी तो मेन रीजन होता है, किसी भी बेकार अगर कोई सिचुएशन आई है तो उसका मेन रीजन तो ब्लैक मनी हो ही सकता है। ब्लैक मनी, अब जो पैसा दिख नहीं रहा लेकिन है, तो वो क्या करेगा, वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को ही तो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो फिर बात आती है, एक दो सिचुएशन हो जाती है जिसे हम कॉस्टफुल इन्फ्लेशन, एक डिमांडफुल इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। कॉस्टफुल मतलब जब जो भी इनपुट्स होते हैं प्रोडक्ट के वो बढ़ने लग जाए, उनकी कॉस्ट बढ़ने लग जाए, उसके कारण जो महंगाई है। जो डिमांड पुल होता है जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो। ठीक है, और भी बहुत सारे इन्फ्लेशन के टाइप होते हैं, लाइक सेक्टोरल, ठीक है, बोटल नेक, और ये एक हमारा पेस के अकॉर्डिंग होता है, लाइक स्क्रिपिंग होता है, ग्लोपिंग होता है, हाइपर होता है। ठीक है, तो मतलब इन्फ्लेशन के टाइप्स की अगर बात करें तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। अब बात आती है इन्फ्लेशन की इफेक्ट्स या प्रॉब्लम क्या क्या इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इन्फ्लेशन हमारे जो भी प्रोसेस होता है ग्रोथ का, उसको क्या करता है, अफेक्ट करके चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब बताओ, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वेजेस भी बढ़ रही है। अब जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो भी बढ़ रही है, तो एक टाइप से देखो ना तो हर चीज़ में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट बढ़ता है जिन लोगों की इनकम ही फिक्स है। अब कोई आदमी आज भी 500 रुपये कमा रहा है और जब आज परसों मतलब प्राइस बढ़ गए तब वो 500 ही कमा रहा है, तो वो क्या हो गया, उसकी परचेजिंग पावर तो कम हो गई, क्योंकि कीमतें तो बढ़ गई लेकिन उसकी सैलरी नहीं बढ़ी। जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो भी बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर, उसके लिए वो बढ़ जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब जैसे कोई भी उसने बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश कर रखा था, ठीक है, उसकी जो भी कॉस्ट है वो भी बढ़ी, उसको मैनेज करने की। एडवर्स इफेक्ट पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वेज प्राइस पहले मतलब जैसे भाई जैसे प्राइस बढ़े तो वेजेस बढ़ी तो प्राइस बढ़े, मतलब जो वो जाल था होता है ना वो बढ़ता ही जाता है। इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो फिर से महंगाई आ जाती है। इनइक्वलिटी मतलब होती है कि भाई जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, मतलब अमीर है वो अमीर ही होता जाता है, गरीब है वो गरीब ही होता जाता है, तो ये भी एक बेकार सिचुएशन होती है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन है ना, वो जो परचेजिंग पावर होती है लोगों की वो उसको कम कर देता है। ठीक है, और क्या होता है कि भाई वो ज़्यादातर अपनी जो खर्चा होता है वो किस चीज़ पर करेंगे, भाई वो जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हीं पर तो करेंगे। ठीक है, और जो भी कंफर्ट वगैरह लग्जरी वगैरह चीज़ें उनको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आता है, मतलब हर कोई उन चीज़ों को प्रेफर नहीं कर पाता जो भाई उनके क्या कहते हैं दायरे से बाहर हो। लाइक एज भाई जो जरूरत की चीज़ है ठीक है वो बिक रही है, लेकिन जैसे लग्जरी आइटम वो सेक्टर तो एक टाइप से कहीं तो बंद होने की कगार पे आ जाता है। एफडीआई पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब कोई चीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है तो उसका एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा। क्यों कोई देश उस चीज़ को हमारे देश से खरीदेगा जब वो उसको सस्ती दर पर कहीं और मिल जाएगी। ठीक है, इंपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि दूसरे देश से वो चीज़ हमें सस्ते में मिल रही है। स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग बढ़ेगी, लोग क्या करेंगे, चीज़ों को स्टॉक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। चेक करना मतलब कंट्रोल करना। प्राइस पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी क्या रेफर करता है, पॉलिसी डायरेक्टिंग की, रेगुलेटिंग की और कंट्रोल करने की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेज है इकोनॉमी में। हम नहीं देखते हैं सरकार में एमएसपी लेके आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके आती है। सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से हमें सामान देती है। ये क्यों करती है, ताकि गरीब इंसान ज़्यादा अफेक्ट ना हो जो भी सिचुएशन फैली हुई है। ठीक है, तो प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल गुड्स, तो प्राइसेस होते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं भाई, ताकि वो सारा हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिले। ठीक है, जैसे एक सेलिंग प्राइस फिक्स करके चले, एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स करके चले जो हमें एक प्रोडक्ट के लिए चार्ज करना अलग अलग लोगों से। ठीक है, जैसे राशन की दुकानों से होता है ना, वही गेहूँ हम बाहर से खरीदते तो महंगा मिलता है और लेकिन राशन की दुकानों पर गरीबों को वो बहुत सस्ता मिलता है। फिर प्रोक्यूरमेंट प्राइस या स्पॉट प्राइस, मतलब जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या जो एमएसपी वगैरह सरकार फिक्स करके चलती है वो बता रखा है। अब आता है मॉनेटरी पॉलिसी, ये कौन लेके आता है, ये हमारा आरबीआई लेके आता है, मतलब ये रेगुलेट करता है जो भी सप्लाई ऑफ मनी है हमारे देश में उसको। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी के, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि भाई पैसे के फ्लो को ही कम कर देता है आरबीआई। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा,
तो लोन अब कम लेंगे लोग, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, तो प्लस फिर से जो मनी का फ्लो है वो कम होगा। ठीक है, सप्लाई ऑफ क्रेडिट मतलब सीआरआर की रेट बढ़ा देगा। सीआरआर क्या होता है अगर नहीं पता हो तो, सीआरआर वो रेट होती है जिस पर जो भी बैंक होते हैं डेली बेसिस पर अपने जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आ रही है उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास जमा करवाते हैं। ठीक है, जब ये बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तो पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा, बैंकों के पास कम होगा, बैंकों के पास कम होगा तो वो क्रेडिट क्रिएशन कम करेंगे। ठीक है, मतलब लोगों को लोन कम देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल बढ़ेगी, मतलब सेल बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लिक्विडिटी को मार्केट से सोख लेंगे। मार्जिन ऑफ लोन बढ़ेगा। मार्जिन ऑफ लोन का मतलब होता है कि भाई आप बैंक में गए, आपने गाड़ी गिरवी रखी जिसकी वैल्यू थी 5 लाख, तो बैंक कभी भी आपको 5 लाख रुपए का लोन नहीं देगा, उसकी वैल्यू से कम देगा, मतलब 2 लाख 3 लाख, तो वो जो डिफरेंस है तो मार्जिन कहलाता है। तो बैंक क्या करेगा, अगर आप अब गाड़ी गिरवी रखोगे तो आपको वो बैंक कम से कम लोन लेने की कोशिश करेगा। क्रेडिट ड्राफ्टिंग मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए फिक्स कर देगा कि हाँ भाई इन्हीं चीज़ों के लिए ही लोन वगैरह देना है। ठीक है, ताकि मतलब जो भी गुड्स वगैरह है उनके होर्डिंग ना हो, स्पेकुलेशन वगैरह ना हो। फिजिकल पॉलिसी ये हमारी सरकार लेके आती है, मतलब जो भी सरकार हमारे लिए खर्चा वगैरह करती है, जो भी रेवेन्यू कमाती है वो सारा हमारा फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या क्या मेजर्स लेके आएगी, पब्लिक का एक्सपेंडिचर उस पर कंट्रोल करेगी, खर्चा कम करेगी, पब्लिक डेब्ट्स इसको बढ़ने देगी। ठीक है, बोरोइंग वगैरह के थ्रू टैक्सेस को बढ़ा देगी। अब टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी उनकी। और बजटरी पॉलिसी मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सरप्लस बजट को प्रमोट करेगी। तो इस टाइप से ये सारे मेजर्स वगैरह लिए जा सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।